इस सीसीटीवी में तारीख 28 अप्रैल और समय हो रहा है शाम के 4:08। तभी एक शख्स शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए इस ऑफिस में दाखिल होता है। उसके हाथ में ग्रीन कलर का थैला भी है। ऑफिस में दाखिल होते ही ये शख्स थैले से कट्टा निकालता है और टेबल की दूसरी साइड पर बैठे हुए सरकारी ऑफिसर पर तान देता है, धमकाने लगता है। इस मुख्य आरोपी के दो अन्य साथी आरोपी भी थे, वे भी कट्टा निकालकर सरकारी ऑफिसर को धमकाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में जो तमाम लोग मौजूद ऑफिस के अंदर थे वे तितर-बितर हो जाते हैं और यहाँ पर आपको अब सीसीटीवी फ्रेम में एक नीली शर्ट वाला एक सरकारी ऑफिसर नजर आएगा, जो पहले इन आरोपियों से भिड़ता है, कट्टा छीनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जब उसे लगता है कि बदमाश उस पर भारी पड़ जाएंगे तो वहां से जान बचाकर ऑफिस से बाहर लॉबी की तरफ जाता है। और वहीं पर ये तीनों आरोपी उस नीली शर्ट वाले सरकारी ऑफिसर के सीने पर 4 गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। ये पूरा क्राइम सीन बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद का है और ये चैम्बर, ये जो कैबिन आप देख रहे हैं, ये नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्ण कुमार भूषण का है, जो नीली शर्ट वाले सरकारी ऑफिसर है। लेकिन इस कैबिन में एक और शख्स मौजूद थे, नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार उर्फ गुड्डू। और जो दो पहली गोली दागी गई थी आरोपियों के द्वारा, वो चेयरमैन पे दागी थी, एक माथे पर और एक सीने पर। लेकिन यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे वो बीच बचाव में आ गए और उनको जो है फायरिंग की गई उन पर भी, और उनकी जिसके चलते उनकी मौत हो गई। और असलियत में तो कहानी ये है, ये तीनों आरोपी नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार और गुड्डू को ही मारने थे, वो तो बीच बचाव में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ गए। अब जो नगर परिषद के चेयरमैन है राजकुमार, उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, उनका इलाज चल रहा है। उनके फेफड़े में एक गोली फंसी हुई है जो अभी तक निकली नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्ण कुमार भूषण की तो मौके वारदात पर उनकी मौत हो गई थी। अब यहाँ पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं। दिन दहाड़े एक सरकारी ऑफिसर के दफ्तर में घुसकर गोले से भून उसे मौत के घाट उतर जाता है। बिहार की कानूनी व्यवस्था एक बार फिर जो है चरमराती हुई नजर आ रही है। लेकिन बिहार पुलिस ने चंद घंटों में एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी रामधनी यादव का एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। एनकाउंटर में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये मुख्य आरोपी जो शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए ऑफिस में दाखिल होता नजर आ रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें देखिए। यहाँ पर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ फोटो खिंचाता नजर आ रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे सम्मानित करते नजर आ रहे हैं। साथ ही एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ उसकी फोटो है, कुछ सांसद विधायक के साथ भी उसकी कुछ फोटो है। यह इतने ही नहीं, ये जो मुख्य आरोपी जिस पर पहले से कई मर्डर के मुकदमे दर्ज है, उसकी बीवी जिसका नाम नीलम देवी है, उस नगर परिषद की डिप्टी चेयरमैन है। और ये पहला नहीं है जहां पर जो ये मुख्य आरोपी रामधनी यादव इस पहला अपराध उसने किया, इससे पहले कई मर्डर के मुकदमे दर्ज है। यहां तक कि खुद एसपी ने ऑन कैमरा ये बताया कि 2005-06 में ये रामधनी यादव जो है वो एक शख्स का मर्डर कर सिर काट जो है मुंडी थाने में लेकर पहुंच चुका था। इस तरह का जो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लेकिन इसके बावजूद जो आप देख सकते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसको सम्मानित कर रहे हैं, फोटो खिंचाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहले भी एक घटना पता ही थी कि किसी को जो है मारा था, गला काटा था, वो भी जो है पहले क्या पता था। तो एक तरीके से कुख्यात था और पहले भी जेलों में रहा है, लेकिन ये अलग ही थोड़ा सा कुख्यात प्रवृत्ति का था। और उसी निडरता की वजह से कल ये उसने दुस्साहस भी दोबारा किया और उसी के आलोक में जो कार्रवाई होती है उसमें वो मारा जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर रामधनी यादव ने दिन दहाड़े ऑफिस में घुसकर एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक सरकारी ऑफिसर को क्यों भून दिया, क्यों उसे मौत के घाट उतार दिया। और साथ ही जिस शख्स को वे मारने आए थे, यानी नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार उर्फ गुड्डू को, उसके पीछे की क्या वजह है, क्या कारण सामने निकल रहा है, वो पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता रोहित सिंह उस क्राइम सीन पर पहुंचे जिस ऑफिस के अंदर ये पूरी वारदात घटी थी। वहां उन्होंने क्या कुछ देखा, एक बार आप ग्राउंड रिपोर्ट से देखिए। रामधनी यादव और उनके साथ 2 सहयोगी और उनका साला और दामाद इसी रास्ते से होते हुए नगर परिषद के इस दफ्तर में प्रवेश करते हैं और उनके निशाने पर होते हैं चेयरमैन राजकुमार गुड्डू। आपको हम देखिए अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर ही इस वक्त मौजूद हैं और 4 बजे के वक्त जब ये घटना घटी थी तो
कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार का ये जो कार्यालय है ग्राउंड फ्लोर पर, यहीं पर एक मीटिंग चल रही थी। बताया जा रहा है श्रावणी मेला जो शुरू होने वाला है कुछ महीनों के बाद, उसी को लेकर जो है एक बैठक चल रही थी। और फिलहाल तो इस कमरे को देखिए आप, पुलिस ने सील कर दिया है, लेकिन इसी कमरे के अंदर ही जो है चेयरमैन मौजूद थे और कार्यपालक पदाधिकारी और अन्य जो कर्मचारी हैं वो मौजूद थे और मीटिंग चल रही थी। और फिर इसी रास्ते से होते हुए रामधनी यादव जो है वो इस कमरे में प्रवेश करता है और फिर ताबड़तोड़ चेयरमैन पर फायरिंग शुरू कर देता है। और इस घटना से एक तरीके से सनसनी फैल जाती है यहाँ पर। और फिर जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा रहा है कि किस तरीके से कृष्ण भूषण कुमार जो है वो अपराधियों से भिड़ जाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं और फिर यहाँ से वो निकल के भागते हैं और फिर अपराधी भागते भागते उनको भी गोली मार देते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और अभी भी आप देखिए ये नगर परिषद के कार्यालय में जहां पर शूटआउट की घटना घटी है वहां अभी भी पूरी कितने सारे आप देखिए खून के धब्बे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और ये साफ तौर पर इन तस्वीरों से जो सामने नज़र आ रहा है उससे पता चल रहा है कि किस तरीके का संघर्ष हुआ था उस वक्त, क्योंकि चेयरमैन को तो गोली लग गई थी और कार्यपालक पदाधिकारी जो है जो अपराधियों से भिड़ गए थे, किस तरीके से भागम भाग हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं खून के छींटे जो हैं यहाँ चारों तरफ जो है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुछ कपड़े भी हैं यहाँ खून से सने हुए। ये पूरी कहानी सुल्तानगंज नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार और गुड्डू वर्सेस डिप्टी चेयरमैन नीलम देवी के पति यानी मुख्य आरोपी रामधनी यादव के बीच आपसी रंजिश को लेकर है। लेकिन इन दोनों की आपसी रंजिश में एक सरकारी ऑफिसर यानी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्ण कुमार भूषण की जान जा चुकी है। उनकी बीवी यूपी के किसी जिले में एडीएम के पद पर तैनात है। दोनों मियाँ बीवी सरकारी पद पर तैनात थे, खुशहाली भरा जीवन चल रहा था। लेकिन यहाँ पर कृष्ण कुमार भूषण जो चेयरमैन को बचाने के चलते यहाँ आरोपी को पकड़ते नजर आ रहे थे, बीच बचाव कर रहे थे और उसी के चलते आरोपी ने 4 गोली उनके सीने पर मारी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर कृष्ण कुमार भूषण एक सरकारी ऑफिसर, उनका कोई कसूर भी नहीं था और इन दोनों जो है स्थानीय लोगों की आपसी रंजिश के चलते उनकी मौत हो गई है। अब यहाँ पर राजकुमार और रामधनी यादव के बीच किस विवाद को लेकर, किस कारणवश आपसी रंजिश है, उसकी कहानी आप जानिए। पिछले कई सालों से दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। दरअसल जो नगर परिषद है वो आसपास के इलाके में कोई इवेंट होना हो, कोई मेला लगना हो, उसको लेकर टेंडर देती है ठेकेदारों को। अब यहाँ पर राजकुमार उर्फ गुड्डू जो है अपने कॉन्टैक्ट्स के लोगों को, अपने चाहते लोगों को टेंडर देना चाहता था। वहीं रामधनी यादव यानी डिप्टी चेयरमैन के पति रामधनी यादव जो है अपने पसंद के लोगों को टेंडर देना चाहते थे, जिसके चलते दोनों के बीच में काफी समय से विवाद चल रहा था। एक वजह यह है। दूसरा कारण यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि जो रामधनी यादव है वो 50 एकड़ जमीन जो 100 करोड़ रुपए बैठती है उस पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं और इसका विरोध जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं यानी राजकुमार उर्फ गुड्डू वो कर रहे हैं। इन दोनों कारणों के चलते इन दोनों के बीच में काफी समय से रंजिश चल रही थी। अब यहाँ पर 28 अप्रैल को शाम के 4:08 हो रहे थे और तभी नगर परिषद के ग्राउंड फ्लोर पर जहाँ पर कृष्ण कुमार भूषण यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो चैम्बर है, कैबिन है, वहाँ पर जो चेयरमैन है राजकुमार वो भी आए हुए थे और कुछ अधिकारी और मौजूद थे और मीटिंग चल रही थी कि जो इवेंट होने वाले हैं नगर परिषद के जो अंदर आते हैं उसका टेंडर किसको दिया जाए। अब यहाँ पर तभी जो है हाफ पैंट पहने हुए ये रामधनी यादव यानी डिप्टी चेयरमैन के पति पहुंच जाते हैं। उनके साथ 2 आरोपी और मौजूद होते हैं। इन सभी के जो चेहरे हैं वो कपड़े से ढके हुए थे और कट्टा निकालकर ये धमकाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि जो रामधनी यादव वो कहता हुआ कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है, वो ये कह रहा है कि सुल्तानगंज पर तू अपना राज चलाना चाहता है। वो चेयरमैन को कह रहे हैं क्योंकि वो अपने पसंद के लोगों को टेंडर देना चाह रहा था और इसी के चलते जो बाकी 2 आरोपी है फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फिर बीच बचाव में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीली शर्ट पहने सरकारी अफसर आते हैं जो जब उन्हें लगता है कि ये आरोपियों पर भारी पड़ जाएंगे तो चैम्बर से बाहर लॉबी की तरफ जाते हैं जहाँ पर आरोपी उनके सीने पर 4 गोली मारते हैं और उनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन राजकुमार उर्फ गुड्डू के
एक गोली सीने पर लगती है, एक गोली माथे पर लगती है और उनकी जो सीने में जो फेफड़े में गोली फंसी हुई है, अभी उनका इलाज चल रहा है, क्रिटिकल कंडीशन है। मुख्य आरोपी रामधन यादव और बाकी 2 अन्य आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंचती है। एक अफसर का कत्ल हो चुका था, एक चेयरमैन गंभीर रूप से घायल हो चुका था, दोनों को अस्पताल ले जाता है और जो अफसर हैं उनकी तो रास्ते में मौत हो जाती है और चेयरमैन का भी इलाज चल रहा है, उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। साथ ही हम आपको बता दें, पुलिस की टीम ने जो मुख्य आरोपी के अलावा जो अन्य 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया था और 8 बजे नाकाबंदी के दौरान मुख्य आरोपी रामधन यादव को भी गिरफ्तार कर लिया था। 6-7 घंटे पूछताछ की जाती है और 28 और 29 अप्रैल की दरमियानी रात में 3-4 बजे मुख्य आरोपी रामधन यादव कहता है कि जिस हथियार से मैंने वारदात को अंजाम दिया है उसको बरामद करने के लिए मैं आपको एक इलाके में ले जाना चाहता हूं। वहां पर पुलिस की टीम रामधन यादव के साथ जाती है, लेकिन जब रामधन यादव के इलाके में पुलिस की टीम पहुंचती है तो वहां पर रामधन यादव के कुछ साथी पुलिस की टीम पर हमला कर देते हैं। करीब 15 मिनट तक ये मुठभेड़ चलती है, जिसके चलते पुलिस के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और फिर जवाबी फायरिंग में पुलिस की टीम रामधन यादव पर जो है फायरिंग शुरू कर देती है क्योंकि वो भागने का प्रयास कर रहा था। अब इसके चलते जब उसे अस्पताल ले जाता है तो वहां पर उसकी मौत जाती है, यानी एक तरह से पुलिस ने एनकाउंटर में रामधन यादव को ढेर कर दिया है। लेकिन पुलिस के इस एनकाउंटर पर सवाल इसलिए उठते हैं, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में छपा हुआ है कि रामधन यादव 28 अप्रैल रात 8 बजे थाने में सरेंडर करने पहुंचा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया था। साथ ही उनकी बहन का भी कहना है कि रात 8 बजे जब मेरा भाई सरेंडर करने पहुंचा था तो फिर एनकाउंटर कैसे हो गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर रामधन यादव खुद सरेंडर करने गया था तो वो क्यों पुलिस से भागेगा, क्यों उसके साथी पुलिस पर फायरिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल एनकाउंटर पर ये उठता है। लेकिन पुलिस का ये मानना है कि उसने सरेंडर नहीं किया था, रात 8 बजे गिरफ्तारी मतलब नाकाबंदी के दौरान उसको गिरफ्तार किया गया था। दूसरा सवाल यहाँ पर, दूसरा कारण ये है जिसके चलते एनकाउंटर पर सवाल उठ रहा है, वो ये है, आप एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक पुलिस जवान जिसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है, बताया जा रहा है गंभीर रूप से वो चोटिल हो गया था, वो स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है लेकिन फ़ोन चलाता नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर कोई ऐसा नहीं दिख रहा जिसके चलते उसे गंभीर चोट आ गई। ये वही जवान है जिसको पुलिस ऐसा दिखा रही है कि मुठभेड़ में इसको गंभीर रूप से घायल किया गया है। अब कितना ये सही एनकाउंटर है, कितना नहीं है, ये सवाल जो है उठना लाजमी भी है। हमने आपके सामने 2 पॉइंट्स रखे, आपका क्या टेक है इसमें आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि रात 8 बजे 28 अप्रैल को नाकाबंदी के दौरान उसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है 6-7 घंटे पूछताछ करने के बाद जब उसे हथियार बरामद करने के लिए जा रहे थे तभी उसके साथी ने फायरिंग कर दी थी और फिर जवाबी फायरिंग में उससे फायरिंग की और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, ऐसा पुलिस का इसमें कहना है। इस मामले में एसपी ने क्या कुछ बताया, एक बार आप वो सुनिए। सर ये बताइए कल किस तरीके की घटना घटी है, उसके बाद एनकाउंटर क्या हुआ? आप लोगों को पता ही है कि कल संध्या 4:10 के आसपास नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार गुड्डू जी और कार्यपालक पदाधिकारी अपने चैम्बर में थे। उसी दौरान 3 अपराधकर्मी एक झोले में कट्टा लेकर पहुंचते हैं, जैसे लगता है कि कोई आम फरियादी की तरह। और क्योंकि उनकी पत्नी भी वहाँ पे जो अभियुक्त था वाइस चेयरमैन थी, तो सबका मतलब परिचित लोग थे। तो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद फिर वो निकाल के जो है उन जो भी अपनी दुश्मनी थी उसके बाद गोलियां चलाता है। और उसके क्रम में बीच बचाव में आते हैं कार्यपालक पदाधिकारी बहादुरी दिखाते हुए रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो गोलियां चलती हैं उसमें जो है उनकी जान चली जाती है बाद में। और उसी के आलोक में हम लोगों की जो टीम गठित होती है, जैसे हम लोग सूचना प्राप्त होती है तत्काल हम लोग पहुँचते हैं, घायल को अस्पताल भिजवाते हैं और बाद में उच्चतर और बेहतर इलाज के लिए उनको पटना रेफ़र किया गया और इलाज भी चल रहा है। और उसके बाद हमारी टीम गठित होती है और जब हमारी टीम चारों तरफ छापामारी, हर चौक चौराहे पे हम लोगों ने नाकाबंदी की और उसी के आलोक में जब क्रिमिनल को लगा कि हम नहीं भाग पाएंगे तो वो अपनी गाड़ी कहीं छोड़ के ऑटो के माध्यम से भागने की कोशिश किए। जो भी उनके दिमाग में था, अब अपने घुमा फिरा के बातें बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो पदाधिकारी गश्ती कर रहा था उन्होंने फिर उसको घेरा तो फिर वो पकड़ा गया और पकड़ने के उपरांत जो उससे जो पूछताछ हुई तो गोल गोल बातें घुमा रहा था, लेकिन कुख्यात था और उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी। जब अधिकारी के ऊपर गोली चला सकता है तो उसका दिमाग कुछ रहा होगा। तो उसी कालों में फिर हम लोग रात में जब बोलता है कि किस जगह वो हथियार अपना छुपा कर रखा हुआ है उसका ठिकाना, रात में कड़ाई करने के बाद तब फिर वो बताया तो उसको ले जाया गया, क्योंकि मेन वही अपराधी था, वो जानता था सारा प्लानर एक तरीके से किंग पिन वही था।
लेकिन ले जाता है तो उसके सब लोग जो कुख्यात अपराध कर्मी के साथी भी उस टाइप के थे, तो वो ताक में रहते हैं। और उसके बाद जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो अपना शोर करता है और उसी में जो है उधर से गोलियाँ सामने चलने लगती हैं। तुरंत हमारे जो है टीम को जो है चोट भी लगी और फिर उसी दौरान आपको पता ही है कि फिर आत्मरक्षार्थ जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और दोनों तरफ से घायल हुए लोग, और तुरंत फिर वहाँ से सूचना हम लोगों को प्राप्त होती है, जिला अस्पताल ले जाते हैं। जिला अस्पताल में जब डॉक्टर चेक करते हैं तो वो जो है कि उसको डेड घोषित करते हैं और हमारे जो तीनों पुलिसकर्मी हैं उनको इंजरीज है, उनका बेहतर इलाज चल रहा है। और आगे हम लोग इसमें और भी जो कई पहलू हैं, आप लोगों को भी कई चीज़ें पता है, हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। बहुत जल्द जो है सारे पहलुओं का हम लोग तार खोलेंगे। टाइमलाइन के बारे में अगर बताएं, 4 बजे की घटना घटती है, ये गिरफ्तारी कितने बजे उसकी होती है और फिर ये एनकाउंटर कितने बजे रात में होता है? देखिए, ये प्रोसीजर का जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एक एक चीज़ तो बताना कि रात में 8-9 बजे के आसपास की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद लंबी इसकी पूछताछ चलती है। शुरुआत में तो कुछ बताने की उसमें रहता नहीं है क्योंकि कुख्यात है, और लेकिन बाद में देर रात्र में जो है फिर ये बोलता है, फिर बीच में एक बार पलट जाता है बयान से, फिर मध्यरात से लेट जाने के बाद जो है फिर ये इसका जो भी दिमाग में रहा हो, इसके कौन लोग हैं, कहाँ है, किस टाइम में क्या सक्रिय रहते हैं, तो देर रात्रि में लगभग जो है 3-4 बजे के आसपास फिर ये ले जाता है। उसी दौरान जो है और हल्की हल्की बारिश भी उसमें स्टार्ट होती है, बताया जा रहा है। तो उसके दौरान फिर जाके वहाँ पर कार्रवाई होती है और ये फायरिंग करवाता है और उसमें जवाबी कार्रवाई में जो है ये घायल होता है, बाद में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। इसमें अभी तक कितने लोग हिरासत में हैं या और गिरफ्तारी कितनी हुई है? देखिए, अभी तक जो है 3 लोग जो ये मुख्य अपराध कर्मी थे, साथ में इसमें जो प्लानिंग थी, जो कई चीज़ें अभी खुल के आ रही हैं, जो पूरा परिवार प्लानिंग में था। कौन से तरह बताएंगे? हाँ, तो अब इसका परिवार है और इसके दामाद है, और भी लोगों को हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं। इनकी पत्नी अभी गायब है, फरार है, उसकी भी हम लोग छापामारी कर रहे हैं, बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। तो पूरी एक प्लानिंग थी कि घर से सब भाग रहे थे, क्योंकि दामाद और जो उसकी पत्नी थी उसको तो भागते समय हम लोग पकड़े, नीलम देवी पहले ही निकल गई थी। तो अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। अभी अनुसंधान का विषय है, हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं, जल्द इसके जो है सारी परतों को खोलेंगे। क्या कुछ वजह पता चल पा रही, क्या विवाद क्या था, किसकी वजह से? अभी स्पष्ट तौर पर इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जब तक अनुसंधान में तथ्य हमारे पास नहीं आ जाते, प्रूफ नहीं आ जाते हैं। बिना तथ्य का अभी प्रेडिक्शन करना मुश्किल है। हाँ, वर्चस्व का था, पुराना ज्ञात है कि पहले भी कभी वो चेयरमैन थे, फिर अभी उप चेयरमैन है, तो अब बहुत सारी जो इशूज़ इसमें थे, तो हो सकता है उसी में कोई इशूज़ रहा हो, लेकिन अभी तात्कालिक कारण क्या था उसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, बहुत जल्द बताएंगे। तो ये जो रामधनी यादव, इसका क्या बैकग्राउंड भी मतलब रहा, आपराधिक रहा है, लंबा इतिहास है? काफ़ी इसके ऊपर केसेस हैं, दर्जनों से ऊपर केस हैं इसके ऊपर, और मर्डर के भी हैं, गंभीर धाराओं में केस इसके ऊपर दर्ज थे। और पहले भी एक घटना पता ही थी कि किसी को जो है मारा था, गला काटा था, वो भी जो है पहले क्या पता था। तो एक तरीके से कुख्यात था और पहले भी जेलों में रहा है, लेकिन ये अलग ही थोड़ा सा कुख्यात प्रवृत्ति का था, और उसी निडरता की वजह से कल ये उसने दुस्साहस भी दोबारा किया, और उसी के आलोक में जो कार्रवाई होती है उसमें वो मारा जाता है। पुलिस ने इस केस में मुख्य आरोपी रामधनी यादव के अलावा अन्य जो 2 आरोपी थे जो इस कैबिन में घुसते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने फायरिंग की थी, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके चलते चेयरमैन गंभीर रूप से घायल है और साथ ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की मौत हो चुकी है। पुलिस जो है कुछ कारण जिसने बताए हैं, जिसके चलते जांच चल रही है कि इनके आधार पर, इनकी वजह से रामधनी यादव ने इस पूरे जो है वारदात को अंजाम दिया है। जहां पर ट्रस्ट की ज़मीन पर अवैध कब्जा, यानी जो ट्रस्ट की ज़मीन थी 50 एकड़ जो 100 करोड़ रुपए की थी, उस पर रामधनी यादव ने अवैध कब्जा कर रखा था, और जिसका विरोध कर रहे थे नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार उर्फ गुड्डू। दूसरा यह कि टेंडर प्रक्रिया को लेकर विवाद, यहाँ पर राजकुमार अपने पसंद के, अपने कॉन्टैक्ट्स वाले लोगों को टेंडर देना चाहते थे, वहीं रामधनी यादव जो है अपने कुछ चहीते ठेकेदारों को टेंडर देना चाहते थे। तीसरा यह कि इलाके में वर्चस्व की जंग थी, और चौथा कारण यह कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के बीच चुनावी रंजिश। ये कुछ कारण जो है पुलिस जांच पड़ताल में सामने लेकर आए हैं। ये जो है बिहार की कानून व्यवस्था में फिर जो है सवाल खड़े करता है। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि दिन दहाड़े एक सरकारी ऑफिसर, एक कह सकते हैं कि लोकल नेता के बीच चुनावी रंजिश थी, या फिर टेंडर देने की रंजिश थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी, बीच बचाव में कर नहीं चलते। साथ ही जो
चेयरमैन हैं यानी राजकुमार उर्फ गुड्डू, वो भी बिहार के सीएम के साथ उनके फ़ोटो जो नज़र आ रही हैं, जहां पर उनके साथ जो है तस्वीर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पूरे मामले में आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में आप देखते रहिए क्राइम तक।